हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज हम एनसीईआरटी में देखेंगे ज्योग्राफी 7th क्लास की, और उसमें देखने की कोशिश करेंगे वायुमंडल से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में। तो चलिए, ये पहला जो एक तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत ही साधारण सी छोटी सी चीज़ है, लेकिन चूक यही होगी, मुझे पता है पक्का। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पर आते ही आप अटक जाएंगे, आपके दिमाग में कार्बन डाइऑक्साइड चल रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन तीसरे नंबर पर जो है आर्गन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरे नंबर पर ऑर्गन है, चौथे नंबर पर है आपकी ये। तो मान लीजिए आ जाए बाई चांस स्टेटमेंट करके, तो आप बिल्कुल गलत कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस वजह से मैंने ये आपको दिखा दिया है यहाँ पर। एक फैक्ट बाई चांस आ जाए इसमें कि पौधे जो हैं श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएंगे और आप जवाब देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो बिल्कुल ही गलत होगा। ये हम आईएएस के लिए देख रहे हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले या स्टेटमेंट करके आ जाए कि पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, तो आप जवाब देंगे ऑक्सीजन। जो एक्चुअल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं पौधे, आपको पता होगा, प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत करते हैं, ना कि श्वसन क्रिया के अंतर्गत। तो ये छोटा सा फैक्ट है जो मैंने आपको बता दिया है। स्टेटमेंट करके बन सकता है, इसमें आधे यानी 50 से 70-80% लोग इस पर कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत करके आएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, वायुमंडल की संरचना में आपको पता होगा ये 5 परतों में विभाजित हुआ है। एनसीईआरटी जो दे रही है उसके अनुसार हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। तो इन मंडलों को देखने की कोशिश करेंगे मैप के थ्रू। ये देखिए, यहाँ पर जो है क्षोभमंडल आपका, देखिए ये सीमा है, ये रही। किलोमीटर के अनुसार देख लेते हैं, यहाँ पे 10 किलोमीटर तक जो है क्षोभमंडल की सीमा है ये। तो यहाँ पर माउंटेन वगैरह होते हैं। और जो आपको पता होना चाहिए कि समताप मंडल की स्टार्टिंग लगभग 30 किलोमीटर से और 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच में लगभग होती है। और इसकी जो सीमा होती है वो लगभग 50 से 45 के बीच में, लगभग 45 किलोमीटर के तक होती है। ये मान के चलना है आपको, 50 किलोमीटर भी आप मान सकते हैं। तो जो हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। जो ओजोन होती है वो आपकी समताप मंडल में होती है। और देखिए, जो मध्य मंडल है, ये आपका मध्य मंडल जो है 85 किलोमीटर, मान लीजिए 85 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। और इससे ऊपर जो है 100 किलोमीटर के आसपास तक बहिर्मंडल होता है। उसके बाद सॉरी बाह्यमंडल होता है, उसके बाद का जो है बहिर्मंडल होता है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं हम, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे। देखिए, एक फैक्ट ये है, ओलावर्षण जो होता है वो एक तरह से क्षोभमंडल से ही होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं और दे भी सकते हैं यूपीएससी वाले। ओलावर्षण ये तो आपको पता ही है, कोसा बारिश 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 तो सब पता है, लेकिन और क्योंकि बादल कहाँ बनते हैं? क्षोभमंडल में। ये ध्यान में रखना है आपको, तो इससे ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, क्षोभमंडल के ऊपर समताप मंडल अभी दिखाया था, ये लगभग 50 किलोमीटर के आसपास होता है। और इस परत में जो बादल और ये सब घटनाएं नहीं होती हैं, मुक्त होता है यानी बादलों से। और इसमें हवाई जहाज उड़ते हैं, ये तो आपको बता ही दिया मैंने। और ओजोन गैस पाई जाती है, ये भी बता दिया मैंने। सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों को ये एक तरह से हमारी पृथ्वी पर रोकती है, एक तरह से ओजोन परत, आपको पता ही होगा। और डिटेल में बात करेंगे हम 12th और इंटर की जब पढ़ेंगे। जो मध्य मंडल जो होता है, ये उसके बारे में है। ये 80 किलोमीटर के आसपास होता है। और मध्यमंडल क्यों फेमस है? क्योंकि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। तो उल्का पिंड जो कौन से मंडल में जल जाते हैं, तो आप जवाब देंगे मध्यमंडल। तो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हो गया हमारे लिए। देखिए, बाह्यमंडल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बाह्यमंडल जो 80 से 400 किलोमीटर के आसपास फैला है, इसमें क्या है? रेडियो संचार। रेडियो संचार का प्रयोग होता है, इसी मंडल में होता है। रेडियो तरंगें जो वापस आती हैं पृथ्वी पर, परावर्तित होती हैं, तो बाह्यमंडल में ही होता है। जो बहिर्मंडल है उसके बारे में तो आपको पता होगा। जो बहिर्मंडल में अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी गैसें होती हैं बहिर्मंडल में, तो आप क्या जवाब देंगे? ये देखिए, सीधे सीधे फैक्ट दिया हुआ है, हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। यानी हीलियम हाइड्रोजन एक तरह स्वतंत्र अवस्था में तैरती रहती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इंग्लिश वाले इन टर्म्स को देख लें, बहिर्मंडल और बाह्यमंडल को क्या कहते हैं, इंग्लिश वाले देख सकते हैं इन्हें अलग से, क्योंकि ये लगभग शायद सीडीएस एनडीए सॉरी असिस्टेंट कमांडेंट में शायद ये 2015 में आया था। मैं जब आपको क्वेश्चन उसका बताऊंगा पेपर, तो बता दूंगा मैं आपको अलग से।
देखिए इसमें एक आपतन क्रिया के बारे में दिया है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आपतन क्रिया है क्या एक्चुअल में? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, तो इसे कहते हैं आपतन। एक तरह से ये मान के चलिए, ठीक है। और ये तो बहुत छोटी सी चीज है। एक आपतन की जो मात्रा है, यानी सूर्य तप की जो मात्रा है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती आती है। आपको पता ही होगा क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य सीधी किरणों के द्वारा एक तरह से पड़ता है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर तिरछी होती जाती है ना सूरज की, तो इस वजह से ये कम होता जाता है। छोटा सा फैक्ट है, पता होगा आपको। ये ध्यान रहे, हम पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल उन्हीं फैक्ट को देखेंगे जहां से यूपीएससी स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बनाती है। मेरा एनसीईआरटी पोर्शन लेने का यही उद्देश्य है कि वहां से जो स्टेटमेंट बनते हैं, जो पुराने बन चुके हैं उनको, और जो नए बन सकते हैं उन पर एक तरह से ध्यान केंद्रित करना अपना। बाकी आप पॉज करके आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कोई भी चीज़, या फिर आपके पास हो तो उन्हें भी पढ़ सकते हैं। लोग कहते हैं ना, हम पढ़ें क्या पढ़ें, तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें से भी क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आपको समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम वायुदाब, वायु पेटियाँ जो हैं एक तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अलग से जो वीडियो आएगा, हम केवल एनसीईआरटी में से थोड़ी सी चीज़ें निकाल रहे हैं, यहाँ से फैक्ट डायरेक्टली आ सकते हैं। और हम जब मैप पर पढ़ेंगे ना, सारी चीज़ें मैप पर करेंगे हम। जो अक्षांश, देशांतर और वायुदाब, ये सब पेटियाँ हैं वो बाद में करेंगे। देखिए यहाँ पर चित्र आया है, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखीय निम्न दाब, जो डोलड्रम, मैंने शायद अपने एक जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें डोलड्रम से रिलेटिव एक सवाल था, उसमें बताया था। ये लगभग 10 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच में होता है। ये निम्न वायुदाब होता है। यहाँ पर एक तरह से ये मान के चलिए कि वायु प्रवाहित नहीं होती है, ये मान के चलिए। और इससे ऊपर कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री, और इधर मकर 23.5 डिग्री। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या है, व्यापारिक पवनें चलती हैं। ये व्यापारिक पवनें हैं। जो ऊपर वाली जो कर्क रेखा वाली जो व्यापारिक पवनें हैं, उनकी दिशा जो होती है उत्तर पूर्व होती है। नीचे वाली जो होती हैं उनको एक तरह से ये जो दक्षिण पूर्व के नाम से जानते हैं। और इससे ऊपर जो पेटी है, ये एक तरह से वायुदाब पेटियां हैं। पेटियों के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको। ये लगभग 30 से 35 डिग्री के आसपास उपोष्ण उच्च दाब होता है यहाँ पर, यानी उच्च दाब पाया जाता है यहाँ पर। इसने हॉर्स अक्षांश भी कहते हैं। देखिए नीचे भी ये दोनों तरफ एक जैसी पेटियां होती हैं लगभग। और इससे ऊपर आप जाएंगे, सनातन पछुआ, यानी पश्चिम की दिशा की ओर चलने वाली पछुआ पवन जो होती हैं, वो 35 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य में एक तरह से पाई जाती हैं। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश जो भी है वहां पर पाई जाती हैं। फिर इसके बाद ध्रुवीय निम्न दाब, अधो ध्रुवीय यानी कि निम्न दाब पाया जाता है यहाँ पर। तो ये 60 डिग्री से के लगभग 85 या 80 मान लीजिए, ऐसे करके। और एक ध्रुवीय पवन होती हैं वो ऊपर से, और उच्च दाब जो होता है वो बिल्कुल आपके ऊपर की साइड में हो जाता है। देखिए थोड़ा सा स्थानीय पवनों के बारे में और ये दिया है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थानीय पवनें हैं, ठीक है। पश्चिमी और पूर्वी पवनों को क्या करते हैं, स्थानीय पवनें। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। मौसमी पवनें कौन सी होती हैं? वे ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदल लेती हैं। उदाहरण के लिए भारत का मानसून जो है एक तरह से बदल लेता है, इस वजह से ये मौसमी पवन है। तो हमारा जो मानसून होगा वो मौसमी पवन है। स्थानीय पवनें कौन सी होती हैं? ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर, यानी स्थल समीर और समुद्र समीर का मतलब ये है कि जैसे दोपहर में क्या हो जाता है कि स्थल गर्म हो जाते हैं, तो गर्म हो जाते हैं तो क्या होता है, निम्न दाब हो जाता है। तो निम्न दाब एक तरह से हो जाता है तो क्या होता है, समुद्र की ओर से हवाएं चलने लग जाती हैं स्थल की ओर। रात में क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है। तो ये है एक तरह से स्थानीय पवनें ऐसी होती हैं। आपको भारत में जो स्थानीय पवनें हैं उसे लू, एक तरह से उत्तर पश्चिम दिशा में जो चलती है ना, गर्मियों में शुष्क जो स्थानीय पवन है उसे लू कहते हैं। और मैंने ऐसे करके एक वीडियो भी बनाया है, कौन से क्षेत्र में कौन सी लू, मतलब उसको स्थानीय पवन को नाम से जानते हैं, तो वो भी है एक। आर्द्रता के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, टाइम थोड़ा कम है। देखिए आर्द्रता किसे कहते हैं? वायु में जल वाष्प की मात्रा है ना, वायु में जितने भी जल वाष्प की मात्रा है तो उसको हम आर्द्रता कहते हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट, इससे आगे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे जो भी है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब कर लें, और मेरे अन्य वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ चुके होंगे, उन्हें आप देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।